हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कमीशंस का टॉपिक, जो कि डिस्कस किया गया है अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के बहुत सारे सेक्शंस जो कि शुरू होते हैं सेक्शन 75 से, और साथ के साथ ऑर्डर 26 में भी इसकी कुछ प्रोविजंस को बताया गया है। ठीक है, तो स्टार्ट्स फ्रॉम दी सेक्शन 75, जिसमें बताया गया है कि कोर्ट के पास पावर है टू इशू द कमीशन, पर ये जो पावर है सब्जेक्ट टू द रिस्ट्रिक्शन एज वेल एज कंडीशन प्रिस्क्राइब्ड, जो कि हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं कि कौन कौन से पर्पस होते हैं टू इशू द कमीशन। सबसे पहला पर्पस है फॉर द एग्जामिनिंग पर्सन्स। ठीक है, ऑर्डर 26 रूल 1 to 8 जनरली डील करते हैं इसके साथ। आपने साइमल्टेनियसली ही लिखने हैं सेक्शंस और ऑर्डर्स जस्ट फॉर द बेटर स्कोरिंग इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, रूल 1 बताता है कि कोर्ट ने जो है जब भी कमीशन को इशू करना है तो फिर रीजंस बताएंगी। ठीक है, व्हेन विटनेस नॉट एबल ड्यू टू सिकनेस या फिर इन्फर्मिटी के कारण। ठीक है, तो क्या ज़रूरत है सिर्फ और सिर्फ मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट की, पर उस रिपोर्ट को एग्जामिन करना बाय द कोर्ट इज नॉट मैंडेटरी। ठीक है, ये बात की गई है एक्सप्लेनेशन में। फॉर दी या फिर कौन से रीजन और हो सकते हैं किसी भी विटनेस को एग्जामिन करने के लिए, या फिर विटनेस उस विटनेस को जो कि सब्जेक्ट टू दी कोर्ट नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल परमाहंसा, वो पर्सन्स जो कि भक्ति करते रहते हैं, या फिर नेक्ड पर्सन्स होते हैं, वो कपड़े कम ही पहनते हैं, तो उनके लिए वैलिड नहीं होगा कि वो कोर्ट में आए। ठीक है, तो आप इनके बारे और रिसर्च गूगल पे कर सकते हैं, तो आप उस वहाँ से क्रॉस चेक कर लेना परमाहंसा के बारे में। अब बात करते हैं कि रूल 2 जो है वो बात करता है कि कमीशन कब इशू करती है कोर्ट, बाय द कोर्ट या फिर सुओ मोटो या फिर ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द पार्टीज, या फिर किसी भी विटनेस की एप्लीकेशन पर कोर्ट क्या करती है, इशू कमीशन। रूल 3 बात करता है व्हेन द पर्सन विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट, तो क्या करेगा कोर्ट, किसी भी पर्सन को वो इशू कर देगा कमीशन जो कोर्ट को लगे कि हाँ ये बंदा ठीक है, कि कमीशंस की जो ड्यूटीज़ हैं उनको भी प्रॉपरली निभा सकता है। रूल 4 बात करता है, कुछ लिस्ट बताई गई है, कुछ पर्सन्स बताए गए हैं जिनके लिए इशू कर सकती है कोर्ट कमीशन टू एनी पर्सन, या फिर किसी भी कोर्ट को, या फिर किसी भी प्लीडर को, एडवोकेट को भी। जी हाँ, बिल्कुल, प्लीडर को भी कमीशंस इशू होती हैं। और वो लिस्ट क्या है, सो हम डिस्कस करते हैं उस लिस्ट को नेक्स्ट स्लाइड में। सो यस, दिस इज द लिस्ट। तो बात करते हैं कि पहले तो वो विटनेस जो कि सब्जेक्ट टू ऑर्डर 16 रूल 19, मतलब कि अगर वो कोर्ट की जो कोर्ट हाउस से विद इन दी 100 या 500 किलोमीटर के दूरी पे रह रहे हैं, पर उनके पास कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है, तो उस केस में, ठीक है, आप हमारी ऑर्डर 16 पे वीडियो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। When the witness resides outside the jurisdiction of the court, ठीक है, तो अगर तीसरा रीजन जो है when the witness about to remove from such jurisdiction when commission proceed, मतलब कि अभी तक तो पर्सन जो है हमारी जुरिस्डिक्शन में रह रहा है, पर जब हमने जो कमीशन है अपनी कार्रवाई शुरू करेगी तब वो पर्सन जो है आउट ऑफ द जुरिस्डिक्शन हो जाएगा। ठीक है, when witness is the public servant or whose absence affects the public interest, भाई पब्लिक सर्वेंट ने तो अपनी ड्यूटीज तो निभानी ही है, अगर वो मतलब कि एब्सेंट हो गया, मतलब कोर्ट में जाएगा, तो उसकी एब्सेंस के कारण अगर पब्लिक इंटरेस्ट को कोई भी हानि होती है तो उसके लिए भी कमीशन को इशू किया जा सकता है। पर्पस क्या है, जस्ट फॉर द एग्जामिनिंग दीज पर्सन्स, ये जो लिस्ट बताई गई है इनको रीजंस भी रिकॉर्ड होंगे जैसे हमने पहले भी देखा है। रूल 5 बात करता है कि अगर कोई भी लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं कमीशन में। ठीक है, यही बात सेम की गई है सेक्शन 77 में। तो रूल 6 जो है वो बात करता है कि जब कमीशन जो है वापस आती है, 76 जो सेक्शन है वो भी यही बात करता है, वो वापस आएगी विद द एविडेंस, साथ के साथ प्लस वर्ड यूज है जिसका मतलब है एंड डिस्पोजिशंस बाय द विटनेस, मतलब जिसके लिए कमीशन इशू की गई थी उसकी जो डिस्पोजिशंस होती हैं उसके साथ वो कमीशन जो है वापस आएगी टू द कोर्ट जिसने इशू की है। एविडेंशियरी वैल्यू क्या है गाइज, इट इज इम्पोर्टेंट रूल। रूल 7 जो है वो बताता है कि क्या एविडेंशियरी वैल्यू है। ठीक है,
जो भी कमीशन ने एविडेंस कलेक्ट किए हैं उनकी जो है एविडेंस कोर्ट में विदाउट द कंसेंट ऑफ द पार्टीज नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, मतलब कि अगर आपने कमीशन के जो एविडेंस है कोर्ट में देने हैं एज एविडेंस, तो उसके लिए पार्टीज की प्रीवियस कंसेंट मस्ट है। पर इसकी दो एक्सेप्शंस भी हैं। पहली एक्सेप्शन है कि अगर वो पर्सन है जिसके लिए कमीशन को इशू किया गया था वो डेड है या फिर मिल नहीं रहा, ठीक है, या फिर वो सारे पर्सन जो डिस्कस किए गए हैं ये लिस्ट में, ठीक है, रूल 4 में। एक्सेप्शन सेकंड है कि शैल बी गिवन एज एविडेंस बाय द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट, या फिर कोर्ट अगर कहे कि हाँ आप प्रोड्यूस करो इसे एज एविडेंस इन द कोर्ट, तो फिर वो प्रोड्यूस करने होंगे। ठीक है, सेकंड पर्पस जो है इशू द कमीशन का वो है फॉर द लोकल इन्वेस्टिगेशन। रूल 9 और 10 बात करता है, तो डिस्कस करते हैं। रूल 9 पर्पस क्या है इशू ऑफ द कमीशन का? सबसे पहला कि वो देखे कि क्या है मैटर इन द डिस्प्यूट। ठीक है, सेकंड जो है टू नो एज वेल एज असर्टेन दी जो है जो प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू को पता लगाने के लिए, ठीक है, या फिर मीन प्रॉफिट या फिर डैमेजेस, और साथ के साथ नेट एनुअल वर्थ को पता लगाने के लिए। साथ के साथ कोर्ट को जो है रूल्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट उस पर्टिकुलर स्टेट के फॉलो करने होंगे। रूल 10 जो है वो बात करता है कि क्या ड्यूटी है कमिश्नर की। कमिश्नर की ड्यूटी है टू जो भी उसको एविडेंस मिले उनको राइटिंग में लिखें, रिपोर्ट बनाएं, और वो रिपोर्ट क्या है कोर्ट को वापस करें विद द एविडेंस। अब हम बात करते हैं गाइज एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ द रिपोर्ट। गाइज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है पूरे ऑर्डर 26 में। इस पे बहुत सारी मूट प्रोपोजिशंस भी बनती हैं कि क्या एविडेंशियरी वैल्यू है। तो इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो सिर्फ और सिर्फ यही रूल के लिए नहीं, यही पर्पस के लिए नहीं, बल्कि आगे जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ गाइज ध्यान से सुनना। एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ द रिपोर्ट डिस्कस की गई है रूल 10 सब रूल 2 में, जिसमें कहा गया है कि कोर्ट जो है वो बाउंड नहीं है टू एक्सेप्ट इट। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ मतलब एक सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस हो सकता है जो कि एक्सप्लेन करता है कि क्या केस है। प्राइमा फेसाई ऑफ द केस, आप प्रोनाउंसिएशन देख लेना, इस वर्ड को बहुत से नामों से प्रोनाउंस भी किया जा सकता है। ठीक है, कोर्ट जो है उसके पास डिस्क्रिशन है, चाहे वो एक्सेप्ट करे उस रिपोर्ट को या फिर रिजेक्ट करे उस रिपोर्ट को। ठीक है, अब कोर्ट के पास क्या पावर है, वो एक कमिश्नर को एग्जामिन भी कर सकता है। ठीक है, कोर्ट भी कर सकता है, साथ के साथ पार्टीज भी कर सकती हैं, पर पार्टीज के ऊपर एक कंडीशन है कि उन्हें कोर्ट की परमिशन लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ये गाइज एक केस का नाम है राजेंद्र एंड कंपनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 का केस है सुप्रीम कोर्ट में। ये आपको शायद बुक्स से ना मिले। ठीक है, तो इसमें भी यही एविडेंशियरी वैल्यू बताई गई थी कोर्ट के द्वारा। अब हम बात कर रहे थे एग्जामिनेशन ऑफ द कमिश्नर बाय कोर्ट, कौन सी ग्राउंड पे? एनी मैटर, जो भी मैटर उसको दिया गया था वो उस पे, या फिर रिपोर्ट पे, या फिर कोई भी इंटरेस्टेड उस रिपोर्ट की इंटरेस्टेड में कोई भी मैटर हो उस पे कोर्ट क्या कर सकता है, एग्जामिनेशन कर सकता है उस कमिश्नर की। ठीक है, कोर्ट के पास पावर भी है टू डायरेक्ट द कमिश्नर। ठीक है, केस डिस्कस करते हैं बालाकृष्णन मेनन वर्सेस पद्मावत अम्मा। इस केस में क्या कहा गया था कि अगर आपने पिछली कमीशन की रिपोर्ट को सेटिसाइड नहीं किया कोर्ट ने, तो फिर वो बिना सेटिसाइड किए दूसरी कमीशन को वो अपॉइंट नहीं कर सकता सेम ही मैटर पे। ठीक है, तो अब क्या होगा अगर दोनों ही मतलब कोर्ट ने क्या किया, दो कमीशंस को कह दिया कि तुम दोनों भी मतलब पहली पुरानी रिपोर्ट को सेटिसाइड कर दिया, या फिर किसी भी सर्कमस्टांसेस में दो कमीशंस को अपॉइंट कर दिया। अब उन दोनों की ही अगर रिपोर्ट जो है कॉन्ट्राडिक्टिंग हो तो फिर क्या हो सकता है, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द प्लेंटिफ अपॉइंट द कोर्ट कमीशन। ठीक है, या फिर कमिश्नर जो है उस और जो कमिश्नर जो है उस कमीशन का वो अपॉइंट किया जाएगा बाय द बोथ पार्टीज। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीसरा पर्पस जो है
तीसरा पर्पस जो है गाइस वो है कि टू मेंटेन और एडजस्ट द अकाउंट। ठीक है, रूल 11 और 12 बात करता है जनरली इससे। रूल 11 क्या बताता है कि कोर्ट के पास पावर है टू अपॉइंट द कमीशन और साथ के साथ उसको कुछ डायरेक्शंस भी दे। रूल 12 बताता है कि कौन सी इंस्ट्रक्शंस दी जा सकती है बाय द कोर्ट। तो वो है सबसे पहला कि कोर्ट उसे बता सकता है कि किस मैनर से वो जो है कंडक्ट कर सकता है इन्वेस्टिगेशन उस कमीशन के पर्पस को फुलफिल करने के लिए, और साथ के साथ वो ये भी बता सकता है कि क्या वो अपना इंटरेस्ट जो है किसी और पर्सन को ट्रांसमिट या फिर दे भी सकता है कि नहीं। ठीक है, और टू एक्सप्रेस जो है वो अपना ओपिनियन भी एक्सप्रेस कर सकता है उस रिपोर्ट पे। ठीक है, सो जो फोर्थ पर्पस है इस जो कमीशन इशू की जाती है वो है फॉर द पार्टीशन सूट। रूल 13 और 14 जनरली इसके साथ डील करते हैं। रूल 13 बताता है कि कोर्ट के पास पावर होती है जब कोर्ट ने सिर्फ और सिर्फ प्रीलिमिनरी डिक्री पास की गई हो फॉर द पार्टीशन। ठीक है, बाय द कोर्ट। तो अब हम बात करते हैं इसके प्रोसीजर की जो डिस्कस किया गया है रूल 14 में। रूल 14 जनरली यही बात करता है गाइस, बहुत इजी है कि कोर्ट ने जो है उसको क्या क्या मतलब जो जब भी कमिश्नर को कौन सा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा अगर उसे अपॉइंट किया गया है बाय द कोर्ट। ठीक है, तो सबसे पहला तो है कि डिटर्मिन द शेयर और पोर्शन। ठीक है, इंक्वायरी भी कर सकता है वो इन चीज़ों के लिए, और उन जो पर्सन्स हैं उनको वो देगा उनका शेयर। ठीक है, ऑल्सो गिव मनी इक्वलाइज टू शेयर। अगर पर्सन वो शेयर नहीं लेना चाहता तो मनी दे सकता है अगर कोर्ट ने उसे ऑथराइज किया है सिर्फ तो। ठीक है, तो और फोर्थ पॉइंट जो है वो बताता है कि वो प्रिपेयर करेगा एक रिपोर्ट और साथ के साथ साइन भी करेगा। जब एक से ज़्यादा कमिश्नर होते हैं तो सभी जो है कमिश्नर वो रिपोर्ट बनाएंगे और साथ के साथ साइन भी करेंगे। ट्रांसमिट द रिपोर्ट टू द कोर्ट। ठीक है, पावर ऑफ द कोर्ट टू सेट असाइड वेरी एज वेल एज एनी अदर मॉडिफिकेशन इन द रिपोर्ट। ठीक है, जो भी उस रिपोर्ट में है और वो जो डिसीजन है कोर्ट अपने हिसाब से देगा या फिर न्यू कमीशंस को भी वो अपॉइंट करने का डिसीजन दे सकता है, ऑर्डर दे सकता है, सॉरी। अब जो फिफ्थ पर्पस है कमीशंस का वो है फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ साइंटिफिक एज वेल एज टेक्निकल और एक्सपर्ट। ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए अगर कोई भी कमीशन को अपॉइंट किया गया हो तो रूल 10A बताता है जब क्वेश्चन हो किसी भी साइंटिफिक टेक्निकल या फिर एक्सपर्ट के किसी भी कार्य के लिए तो जो कोर्ट है वो कमीशन को अपॉइंट करेगा, और जब कोर्ट को ऐसा लगे कि कोर्ट जो है वो कन्वीनियंट नहीं है टू कंडक्ट द इन्वेस्टिगेशन, पर जो पर्पस है उस जो आंसर होगा उस इन्वेस्टिगेशन का वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा और उसका इफेक्ट पड़ेगा कोर्ट के डायरेक्ट डिसीजन पे या फिर इंटरेस्ट ऑफ द जस्टिस के लिए, तो कोर्ट क्या करेगा, इशू करेगा कमीशंस। ठीक है, और साथ के साथ वो सेम बात वही रिपोर्ट्स वाली और एविडेंशरी वैल्यू जो हमने पहले डिस्कस की है। अब सिक्स पर्पस है फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ एनी मिनिस्टेरियल एक्ट। जब जो नेता लोग हैं उनके लिए उनके द्वारा कोई भी एक्ट किया गया हो उसके लिए कमीशन अपॉइंट होगी। रूल 10B के जो ये बात करता है कि जो सारा ये प्रोसीजर है हमने डिस्कस किया है रूल 10A में वही एप्लीकेबल होगा रूल 10B में। ठीक है, सेवंथ पर्पस डिस्कस करने जा रहे हैं लास्ट कि किसके लिए कोर्ट इशू कर सकता है कमीशन। फॉर द सेल ऑफ द मूवेबल प्रॉपर्टी जो कि सब्जेक्ट टू है नेचुरल डिके, मतलब कि बहुत ज़्यादा जल्दी वो खराब हो सकती है। ठीक है, नेचुरली उसका ये मतलब उसकी उस चीज़ की ये प्रॉपर्टी है कि मतलब वो जल्दी खराब हो जाए ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स, तो कोर्ट क्या कर सकता है कि इशू कमीशन कर सकता है और साथ के साथ ऑर्डर दे सकता है टू सेल द प्रॉपर्टी। और अपने ये जो अगर कोर्ट ने जो है डिसीजन दिया है टू सेल द प्रॉपर्टी तो साथ के साथ वो देगा अपने रीजंस। ठीक है, एविडेंशरी वैल्यू जो है वो सेम हमने जो पीछे डिस्कस की है इस वीडियो में वही है। सो गाइज, अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर माय चैनल, और साथ के साथ आप हमें बता भी सकते हैं कि कौन से टॉपिक पे हम या कौन से लॉ पे हम लेक्चर सीरीज़ को शुरू करें।
ठीक है। सो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू।